हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी को जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उनके जन्मदिन पर उनकी कुछ अनसुनी बातों को पढ़ेंगे जो हर एक व्यक्ति को नहीं पता है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला किस्सा उनका जुड़ा हुआ है उनके मित्र जे.आर.डी. टाटा के साथ, और जिसमें लैक्मे जो आज के समय पे कॉस्मेटिक की बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, उससे भी जुड़ा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं ये किस्सा क्या है। सन 1951, आप सभी को पता होगा, उस समय पे देश के पहले चुनाव होने वाले थे। लेकिन इससे ही बड़ी एक समस्या भारत के समक्ष आ खड़ी हुई थी। वो यह थी कि भारत में डॉलर की कमी धीरे धीरे होती हुई जा रही थी। नेहरू ने एक कमेटी बनाई और जांच कराई कि क्यों भारत में डॉलर की कमी हो रही है, क्या समस्या है। तो समस्या जो सामने आई कि मालूम पड़ा कि भारत की जो महिलाएं हैं, शहरी महिलाएं, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बड़े पैमाने पर ब्रांडेड प्रोडक्ट का यूज कर रही हैं। और ये सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्रियों से आ रहे थे, जिसके चलते भारत से जो डॉलर का ओवरफ्लो हो रहा था बाहर की तरफ देशों में। नेहरू ने तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही प्रतिबंध लगाया गया तो नेहरू के जो निजी सचिव हैं M.O. मथाई, वो अपनी किताब माई डेज विद नेहरू में लिखते हैं और बताते हैं कि बड़े पैमाने पर नेहरू के पास टेलीग्राम आने लगे PM ऑफिस में, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा था कि आप इस बैन को हटाइए, कैसे भी हटाइए, हमको इन प्रोडक्ट्स का यूज करना है। तो नेहरू ने फिर अपने मित्र जे.आर.डी. टाटा से मिले और उनसे चर्चाएं की और कहा कि क्यों ना हम भारत में एक कॉस्मेटिक ब्रांड बना दें जो कि यहाँ के लोगों की भी मांग है उसकी पूर्ति करे। जे.आर.डी. टाटा ने भी इसको अच्छा सुझाव माना और नीना कुलरेज अपनी किताब स्किन कलर विद पॉलिटिक्स में लिखती हैं कि जे.आर.डी. टाटा ने एक टीम अपनी पेरिस में भेजी। क्यों? पेरिस को उस समय पे कैपिटल ऑफ कॉस्मेटिक्स कहा जाता था। जब वहाँ पे पहुंची वो टीम तो उसने देखा वहाँ पे एक प्ले होता था पेरिस में, इंडिया का एक प्ले होता था, जिसमें एक महिला थी लक्ष्मी और एक उसकी मित्र थी मलिका। ये दोनों, ये प्ले में बता रहा हूँ आपको प्ले क्या था। उस प्ले में एक महिला थी लक्ष्मी और उसकी मित्र थी मलिका। ये दोनों जंगल में जाती थी, जहाँ पे दो ब्रिटिशर्स आए थे, एक गेराल्ड और एक उसका फ्रेडरिक मित्र। इन दोनों को, इनमें से गेराल्ड को लक्ष्मी से प्यार हो गया। तो एक बार क्या हुआ, गेराल्ड के को मारने की कोशिश की इनके पिता ने, लक्ष्मी के पिता नीलकंठ ने। तो गेराल्ड छोटे लोग हैं, लक्ष्मी उसको अपने साथ जंगल ले गई और उसका इलाज किया। तो लक्ष्मी एक दिन पानी भरने के लिए गई, तभी फ्रेडरिक जो उसका दोस्त था गेराल्ड का, वो गेराल्ड के पास आया और उसको, ये दोनों फौजी थे, उसको कुछ मिलिट्री के रूल समझाए और नैतिकताएं बताई मिलिट्री की, जिसके चलते गेराल्ड उसके साथ चला गया लक्ष्मी को छोड़कर। लक्ष्मी ने जैसे ही आके देखा कि गेराल्ड वहां पर नहीं है, उसने धतूरा खाकर आत्महत्या कर ली। इसी को देखकर जे.आर.डी. टाटा की जो टीम थी वो आई, तो उन्होंने सोचा कि नाम क्या रखें। तो उन्होंने वहां पर लक्ष्मी को फ्रांस में लैक्मे कहते थे, लक्ष्मी को लैक्मे। तो उन्होंने सोचा हम अपना नाम लैक्मे रखेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा? पहला तो ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लगता है जो फॉरेन का है, इंडिया का नहीं है। दूसरा, एक इसमें इंडिया की भी फील है। क्यों? ये नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी से आता है, लक्ष्मी को ही मां लैक्मे बोलते थे, इसलिए उन्होंने कहा इसमें दोनों फीलिंग आ जाएंगी, एक तो ब्रांडेड फॉरेन का लगेगा, दूसरा इसमें इंडियन फील आएगी लक्ष्मी। तो उन्होंने इसका नाम लैक्मे रख दिया। इस तरीके से लैक्मे कंपनी आरंभ हुई और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची, और आज के समय 1996 में लैक्मे कंपनी को टाटा सन्स ने HUL को बेच दिया। चलिए अब दूसरा किस्सा समझते हैं हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी का। आप सभी को पता होगी केरल में बोट रेस होती है, बोट नावों की रेस। उन नावों की रेस में 4 क्षेत्र पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब प्राचीन, ऐसा नहीं हो रहा आज से हो रही, काफी समय पहले से हो रही है, तो मैं तभी से बता रहा हूँ आपको। उसमें 4 क्षेत्र पार्टिसिपेट करते थे। एक थे चंपकसरी, एक थे कयमकुलम, एक थे धेक्कुमकुर, एक थे वड़ामुक्कूर। अब ये चारों जब पार्टिसिपेट करते थे तो जिसमें ये चंपकसरी था, चंपकसरी जो राज्य था वह हारता ही जा रहा था। तो वहां के राजा ने सोचा कि हम हार क्यों रहे हैं, हमारी नावों में कुछ कमी होगी। उन्होंने अपने कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा कि एक ऐसी नाव बनाओ जो जीते। तो उनके कारीगरों ने एक नाव बनाई, काफी मजबूत और आगे से पतली चोंच वाली, जिसमें ज्यादा लोग बैठ सके। फिर इसके बाद जब रेस हुई तो चंपकसरी जो राज्य था वो लगातार कई सालों तक रेसेस जीतता रहा। तो जो अन्य 3 राज्य थे, उन 3 राज्यों ने अपने दूत, मतलब स्पाई जासूसों को भेजा इनके राज्य में, और जो कारीगर था उसकी पेटी को जासूस ने रिझा लिया और उससे पता लगाया कि ये कैसे नाव बनती है। नाव बनाने की जो विधि थी वो पता करी, परंतु जो कारीगर की पुत्री थी उसने भी उस जासूस को पूरा ज्ञान नहीं दिया कि नाव बनाई कैसे जाती है। तो उस जासूस ने अपने राज्यों में गए, उन्होंने नाव बनाई, परंतु वह नाव फिर भी मुकाबला नहीं कर सकी चंपकसरी जो राज्य की नाव थी उनका। और उन नावों को बाद में नाम पड़ा चुन्ना वल्लम मतलब आगे से मतलब छोटी चोंच वाली चुन्ना वल्लम।
तो इसी पर हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। अगस्त 1952 की बात है। नेहरू त्रावणकोर गए थे, तो वहां पर जब नेहरू कोट्टायम से अल्पपूजा जा रहे थे तो उन्होंने नाव का ही प्रयोग किया, बोट का। तो जब वे बोट से जा रहे थे तो बोट अपने जब आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली थी तभी सभी बोटों के बीच रेस शुरू हो गई। नेहरू भी एक बोट में बैठे थे और रेस शुरू हो गई। तो अंत में जाकर जब एक बोट जीती तो नेहरू ने अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीधा उस बोट पर जाकर चढ़ गए और उसका सम्मान किया उस बोट वाले का, और उसको उस समय ट्रॉफी भी दी। और नेहरू ने उसका जब सम्मान किया तो नेहरू को मुझे बड़ी खुशी हुई ऐसी रेस देखकर। और नेहरू जब दिल्ली आए तो दिल्ली आकर उन्होंने उसी तरीके की एक छोटी सी बोट बनवाई और उसको त्रावणकोर वहां पर भेजा उस व्यक्ति के यहाँ पर ट्रॉफी के रूप में कि मुझे बड़ी खुशी है तुम्हारी इस रेस को देखकर और मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम इतने अच्छे तरीके से तुमने पार्टिसिपेट किया। तभी से उस रेस को नेहरू रेस के नाम से जाना जाने लगा, नेहरू बोट रेस कहा जाने लगा और नेहरू बोट रेस ट्रॉफी भी होने लगी। चलिए अब नेहरू के तीसरे किस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के बच्चों के चहेते जवाहरलाल नेहरू, उनके तीसरा किस्से की ओर बढ़ते हैं। तीसरा किस्सा हमको देखने को मिलता है जो उनके निजी सचिव थे एम ओ मथाई, उन्हीं की किताब में माई डेज विद नेहरू में देखने को मिलता है। वो कहते हैं जब अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री नेहरू बने, नेहरू उसके प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू अपनी जितनी भी सैलरी मिलती थी उसको लोगों को दिया करते थे, जरूरतमंद लोगों के ऊपर पूरी सैलरी खर्च कर दिया करते थे। और कई बार तो ऐसा हो जाता था कि सैलरी खत्म होने के बाद नेहरू अपने अधिकारियों से पैसे मांगते थे कि मुझे पैसे दे दो, मुझे इस व्यक्ति को देने, और अधिकारी मना नहीं करते थे। तो नेहरू उन अधिकारियों से कई बार पैसे उधार ले लेकर लोगों की मदद किया करते थे। तो एम ओ मथाई ने एक बार क्या किया, सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि कोई भी नेहरू को 10 रुपए से ऊपर नहीं देगा, नहीं तो ये सारे रुपए ऐसे ही देते रहेंगे, कोई उसका खर्च नहीं रहेगा कहीं भी। तो फिर सभी अधिकारियों ने किया। तो इसके बाद फिर भी नेहरू नहीं माने, कहीं और से पैसे लेने लगे और देने लगे लोगों को। तो इसलिए नेहरू के लिए एम ओ मथाई ने जब उनकी सैलरी होती थी उस सैलरी का पूरा हिस्सा नेहरू को ना देकर कुछ हिस्से को पहले ही बचा लेते थे वो एम ओ मथाई। चलिए इस तरीके से आप समझ पाए कि नेहरू कितने काइंडनेस थे लोगों के प्रति, उनको मदद करने को लेकर वो कहीं से भी पैसे की जुगाड़ करने को तैयार रहते थे कि बस लोगों की मदद हो सके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक जो उनका किस्सा नहीं है जब उनकी मृत्यु हुई उस समय पर बढ़ते हैं, जो काफी दुखद था वो देश के लिए। कई बड़े बड़े अखबारों ने उसके बारे में लिखा। चलिए अब बढ़ते हैं 27 मई 1964 की बात, जब नेहरू ने अपनी आखिरी सांसें गिनी। तो उस समय के एक अच्छे लेखक हुआ करते थे ख्वाजा अहमद अब्बास, वो नेहरू के बारे में एक लिखना चाह रहे थे लेख। तभी नेहरू को स्ट्रोक के बाद आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं लिख पाया, केवल 2 शब्द लिख पाए, नेहरू लिप्स। और अपने दूसरे दिन के अखबार में उन्होंने मैगजीन में यही कवर पॉइंट लगाया, पेज लगाया, नेहरू लिप्स, कि नेहरू सदैव जीवित रहे। उस दिन की हेडलाइन थी वो उनकी मैगजीन की। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पार्लियामेंट में नेहरू जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, आज एक सपना खत्म हो गया, एक गीत खामोश हो गया, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई। ये एक ऐसा सपना था जिसमें भय नहीं था, ये एक ऐसा गीत था जिसमें गीत की गूंज थी, गुलाब की महक भी थी। अटल जी ने कविता कही उनके लिए। उसी तरीके से द इकोनॉमिस्ट, अमेरिका का बड़ा अखबार, उसने अपनी कवर स्टोरी चलाई, वर्ल्ड विदाउट नेहरू। उसने कहा कि नेहरू की अपने देश की जनता पर बहुत अच्छी पकड़ थी, ग्रिप थी, ऑलमोस्ट मैजिकल ग्रिप। वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था सभी के दिलों में जादू घोल दिया है, ऐसी ग्रिप थी। फिर उन्होंने कहा, ऑन द मासेस एंड रिग्रेट दैट द वर्ल्ड स्टेज वुड बी पूरर विदाउट द ग्रेट मैन। पूरा विश्व आज इस महान हस्ती को होने के बाद गरीब हो चुका है, पूरा विश्व इसकी कमी को महसूस करेगा। इसी तरीके से द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि भारत का अखबार है, उसने लिखा, ऑर्फन नेशन इज मॉरिंग, अनाथ राष्ट्र शोक मनाता हुआ, अनाथ देश शोक मना रहा है, ये लिखा था इंडियन एक्सप्रेस ने। उसके बाद आगे देखिए ये न्यूज़पेपर नेहरू लिव्स, वही अब्बास की जो मैगजीन है उसका फ्रंट पेज, ये लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू इज डाइड, द लाइट इज आउट, प्रकाश चला गया। नेहरू एक छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, इस बात को संपूर्ण विश्व जानता था। नेहरू जब यूएन में बोलते थे ना तो 150 राष्ट्र उनकी बातें सुनते नहीं थे, बल्कि गौर लगाकर सुनते थे कि नेहरू बोल क्या रहे हैं, क्योंकि नेहरू की एक एक बात में तथ्य होता था। नेहरू एक ऐसे देश के नेता थे
जब वो आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा ये देश चल नहीं पाएगा। उन्होंने शर्तें लगाई अमेरिकन ने, अंग्रेजों ने, कि ये देश 2 साल नहीं चल पाएगा, जिस देश को नेहरू 1947 से 1964 तक ले गए। लगभग 17 साल चलाया उन्होंने इस देश को, और एक ऐसी विरासत दी जो इस देश का आधार तल बन चुकी थी। और आज हम देख सकते हैं वह देश कहाँ खड़ा हो चुका है, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। हमारे ऐसे नेता को आज हम सलाम करते हैं। जय हिंद। जवाहरलाल नेहरू सदैव जीवित रहें। धन्यवाद दोस्तों।